नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है स्टडी इन कनाडा से ही रहेगी। तो मेरे पास आज की डेट में ये 55 पेज की जजमेंट पड़ी हुई है वहाँ की कोर्ट की। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मैं हर जो इंटरेस्टिंग केस होता है उसको एज ए केस स्टडी बनाकर आप लोगों तक लेकर आता हूँ। तो ये 55 पेज देखो पढ़ने पड़े हैं। ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हम ही लोग करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर एफर्ट्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल लगाई हुई है, धड़ाधड़ अप्लाई करते रहें। टेक्निकल काम करते हैं, टेक्निकल लोग हैं, हर एक रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ते हैं। हमें भी पढ़ने में मज़ा आता है। अभी ये देखिए, इतने बिजी होने के बावजूद भी ये 55 पेज पढ़ने भी कोई ईजी नहीं है। तो इस जजमेंट में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो जिन बच्चों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो जाते हैं, अगर वो जेन्युइन हैं, तो वहाँ की कोर्ट के थ्रू भी अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो इसका जो मैंने गिस्ट है, कंक्लूज़न है, ये 2 पेजों के अंदर निकाल लिया है। इसके अंदर क्या क्या लिखा है, क्या केस था, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस टाइप की हम जजमेंट्स उन केसेस के साथ भी लगाते हैं जो 4-4 5-5 बार रिफ्यूज़ होते हैं। रिफ्यूज़ल के बाद जब मेरे पास आते हैं, उनका कैप्स निकालने के बाद मैं देखता हूँ कि कौन सी जजमेंट कौन से केस के साथ लगाकर यहाँ पर एम्बेसी में दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर फिर भी रिफ्यूज़ होता है तो तब हम फिर कोर्ट की हेल्प लेते हैं कि जहाँ पे लगता है कि जो स्टूडेंट हैं या क्लाइंट हैं, वहाँ के जो सॉलिसिटर हैं या लॉयर हैं या एडवोकेट हैं, उनकी फ़ीस भर सकता है। तो वहाँ पर भी ये लेकर चलिए कि ये मैंने वीडियो तो बहुत इजीली बता देता हूँ, वहाँ पर भी 1-1 साल लगता है आपके केस का जो डिसीज़न है कोर्ट ने देना होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी अभी आप रिसेंटली जो भी कनाडा से रिलेटेड वीडियोस हैं, पिछली मतलब जो भी मैंने पिछले 2 हफ्ते के अंदर डाली होंगी, उन वीडियोस में मैं लगातार वार्निंग देता आ रहा था कि आप जो मेन प्रोविंस हैं, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। अंटोरियो हो गया या क्यूबेक हो गया या अल्बर्टा या ब्रिटिश कोलंबिया होगा, इनमें मैक्सिमम हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। उनमें मैंने ये बताया था कि आप इसको अवॉइड करें, अंटोरियो को या क्यूबेक को, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पीछे एक वहाँ पे जो ड्रग्स का रैकेट निकला है इंटरनेशनल बिगेस्ट, उसके बारे में बताया था, उसका इम्पैक्ट भी बताया था मैं कि जो अभी जो बहुत सारी बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आई हैं, बहुत सारे बच्चों की अभी जो सितंबर फॉल इनटेक की बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। रिफ्यूज़ल के बाद बच्चे हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, सर आगे क्या करें। तो उन बच्चों को भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। दे विल अगेन अटैम्प्ट 2 और 3 टाइम्स, बट एक अच्छे कंसल्टेंट का ओपिनियन ज़रूर लें। जहाँ पर तो रश पड़े हुए हैं, उन्होंने तो दोबारा फिर बंडल बनाकर डाल देना है। अगर आप हमारे पास आते हैं, पढ़ने के बाद आपकी सारी चीज़ चेक करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि डालने का फ़ायदा है या नहीं है। अगर होगा तो फिर मैं बताऊँगा कि किस वे से आपका केस दोबारा मैं एम्बेसी में डालूँगा जब आपका रिफ्यूज़ हो जाता है। उसमें मैंने वार्निंग दे दी थी, क्या दे दी थी कि यहाँ से क्यूबेक की ओर से जो अंटारियो में जितने भी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हैं, क्योंकि पीछे वहाँ के लोगों ने भी कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आता है, इसको मतलब अवॉइड किया जाए, रिड्यूस किया जाए। और कोविड की भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के अंदर भी है ही, चल रही है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद है और कनेडियन अथॉरिटी भी देख रही है कि इतने स्टूडेंट्स धड़ाधड़ आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी बंद हैं। तो एक ये रीज़न हो सकता है। एक तो मैंने बता दिया कि ये 2 प्रोविंस के जो रिफ्यूज़ल आने में पूछता हूँ कौन सा कॉलेज वो निकले हैं। दूसरा जो मेरा अपना प्रजम्पशंस हैं कि क्यूबिक की जो प्रॉब्लम थी और ये ओंटारियो की प्रॉब्लम थी, बहुत सारा बच्चा वहाँ पर जाता है, ये हो सकता है। और थर्ड प्रॉब्लम मैंने ये भी बताई थी कि वहाँ पर जो बहुत बड़ा स्कैंडल निकला है, सॉरी ये रैकेट निकला है ड्रग्स का, उसके अंदर मतलब 20 इंडियन पकड़े गए थे, जिसके अंदर 10 तो पंजाबी थे, 9 से 10 पंजाबी थे। तो ये भी उनके पास बहुत सारे हथियार भी निकले हैं, बहुत सारी ड्रग्स भी निकली है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो अगर आपका केस ऑलरेडी रिफ्यूज़ड हो चुका है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो एक बार हमारा ओपिनियन ज़रूर लें। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपका माइंड चेंज हो चुका है, आपने किसी अनदर कंट्री में जाना है, कनाडा से 5-6-7 बार भी रिफ्यूज़ड हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ हैं। क्या जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, पहले उसके पास ये देखिए कि फर्दर उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। बट ऐसे ऑप्शन सिर्फ आपको क्राउन इमिग्रेशन
के पास ही मिल सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास 10-12 ऐसी कंट्री हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल्स हैं उनमें भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अपना शेंगन के अंदर 26 कंट्री हैं, उनमें इकोनॉमिकल स्टडी है, उनमें भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। साउथ कोरिया, हांगकॉन्ग जैसी कंट्री हैं, उनमें भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ आपकी प्रोफाइल और आपका बजट देखने के बाद। तो ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, वहाँ की कोर्ट का डिसीज़न आया है। इस टाइप के जो डिसीजंस हैं हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं, आइदर हमारे क्लाइंट्स के हों, जहाँ और भी कोई ऐसी अच्छी जजमेंट मुझे लगे तो मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के अपना प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार करके रखता हूँ कि कहाँ पर हमने इसको यूज़ करना है। क्लाइंट आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद, 2 महीने बाद जब आएगा तो इसको हम फिर इनकैश करते हैं। पढ़ने में ज़रूर टाइम हमें लगता है। तो देखिए केस क्या है, हस्बैंड वाइफ का केस है। तो ये केस बहुत ही देखने, ये आप लोगों को इससे मतलब कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं साथ में लुफ्त भी लेते हैं चाय की। सीखने में क्या मिलेगा कि लोग कहते हैं कनाडा के अंदर पीआर है, पीआर है, पीआर है, उनके लिए भी है। ये देखिए 2006 में कनाडा में गए थे एज ए स्टूडेंट, तो 2006 से लेकर 15 तक कनाडा के अंदर रहे हैं, तब भी ये पीआर नहीं ले पाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जो आप मतलब कहेंगे कि ये कहाँ से लेती हैं ऐसी जजमेंटें। अच्छा, 2006 में गए थे, 2015 में ये वापस आए और इनके हस्बैंड भी साथ में थे, दोनों वहाँ थे। वहाँ पर बच्चे बॉर्न हुए इनके 2। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा इधर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, किसी भी टाइप के वीज़ा के ऊपर आप कनाडा के अंदर हैं, अगर आपके बच्चे वहाँ पर बॉर्न होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनको वहाँ का ही पासपोर्ट मिलता है। तो देख लीजिए उनको पासपोर्ट भी मिल गया 2000। अभी क्या हुआ कि इन्होंने जब अपना वीज़ा 2006 में डाला था लड़की ने, तो उसका 2006 में वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। कैनेडियन अथॉरिटी ने बेंगलोर से डाला था, तो फिर इसने 15-20 दिन के बाद फिर दोबारा रीअप्लाई किया। तो रीअप्लाई करने के बाद उसको फिर उसका वीज़ा मिल गया। तो वो स्टूडेंट वहाँ चला गया। स्टूडेंट जाने के बाद मैरिड था, उसने अपने स्पाउस को भी, 2006 की बात कर रहा हूँ, अपने स्पाउस को भी वहाँ पर ओपन वर्क परमिट के ऊपर बुला लिया, वहाँ पर चले गए। जाने के बाद ये अपने वीज़ा को, जो स्टूडेंट वीज़ा को लिंगर ऑन करते रहे, मतलब कॉलेज की फ़ीस देते रहे, अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते रहे, पोस्ट स्टडी परमिट भी लिया इन्होंने वहाँ पर। और 2013 में जाकर इन्होंने अपनी पीआर अप्लाई की वहाँ पर। उस टाइम कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास चलती थी, अभी तो अलग अलग टाइप की क्लासेस हैं। वो 2013 में पीआर अप्लाई की, 2013 में 2005 के गए हुए थे, तो वो उनकी जो पीआर वो रिजेक्ट हो गई। तो उसमें स्किल्ड जो उनका एक्सपीरियंस था वो कम था, दैट रीज़न दे डिक्लाइंड द परमानेंट रेजिडेंसी। फिर सेकंड टाइम फिर इन्होंने अपनी पीआर डाली 2014 में, वो भी डिक्लाइंड हो गई। उसके बाद क्या हुआ 15 में, तो जो स्टूडेंट का डिपेंडेंट था वो इंडिया वापस आ गया, वो फीमेल एप्लीकेंट इंडिया वापस आ गया 2015 में, ड्यू टू उनके यहाँ पर मदर सीरियस थे। अच्छा, आने के बाद तो 2015 में वो वापस आया और 2015 में ही उसकी वाइफ भी वापस आ गई 1 महीने के बाद। अपने बच्चों को भी, जो कैनेडियन सिटीजन थे, उनको भी साथ में लेकर वापस आ गई। आने के बाद अभी देखिए उनके पास कनाडा का तो कोई स्टेटस था नहीं। उन्होंने क्या किया, फिर अक्टूबर में वापस आए। दिसंबर 2015 में इन्होंने अपनी टीआरवी, जिसको टेम्प्रेरी रेजिडेंसी वीज़ा कहते हैं, विजिटर वीज़ा अप्लाई किया दोनों ने। बच्चों के तो वहाँ के पासपोर्ट थे ही, क्योंकि वहाँ के बॉर्न थे, वो भी यहीं पे थे इंडिया में। तो जब उन्होंने ये अप्लाई किया यहाँ पे बेंगलोर कॉन्सुलेट में, जो कैनेडियन एम्बेसी बेंगलोर के अंदर है, वहाँ पे अप्लाई किया, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उनका डिसीज़न पेंडिंग रख दिया। उनसे कुछ रीज़न मांगे कि आप ये दोनों बताएं कि प्रीवियसली क्या आपका कनाडा का किसी भी टाइप का वीज़ा कोई रिफ्यूज़ है या नहीं है। तो अभी इसमें क्या हुआ कि उन्होंने ये चीज़ उसके अंदर डिस्क्लोज़ नहीं की हुई थी, जो उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। पेंडिंग होने के कारण उनको एक लेटर आया, उसका लेटर का उन्होंने जवाब दिया कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना वीज़ा अप्लाई किया था स्टूडेंट का, वो डिक्लाइंड था और मेरा 2 टाइम वहाँ की पीआर अप्लाई है, तो वीज़ा यहाँ पर उनका डिसीज़न पेंडिंग रहा। इसी टाइम में जो लड़की थी, लड़की को कोई अर्जेंसी थी, उसके फादर्स जो थे वो यूएसए के सिटीजन थे, तो वो वहाँ पर बीमार थे। तो इनके पास, दोनों के पास यूएसए के 10-10 साल के वीज़ा वैलिड थे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
तो ये इन्होंने क्या किया, ये दोनों वहाँ पर चले गए, यहाँ से इनका डिसीज़न पेंडिंग था यहाँ पे बेंगलोर में, और ये दोनों वहाँ पर चले गए यूएसए में। तो यूएसए में जब चले गए, अपने बच्चों को भी साथ में ले गए। तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने क्या किया, आफ्टर 2 वीक्स वहाँ रीच करने के बाद वहाँ पर इन्होंने लॉस एंजलिस, वहाँ पर कनेडियन एम्बेसी है यूएसए के अंदर, वहाँ पर इन्होंने जाकर फिर अपनी टीआरबी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया दोनों ने। अच्छा, अब अप्लाई कर दिया तो इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जो बेंगलोर का कंसुलेट था, उन्होंने उनके डिसीज़न दे दिया, उनकी जो पेंडिंग फाइल थी कि आपने ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की थी, दैट रीज़न हम आपका वीज़ा भी डिक्लाइन करते हैं और साथ में आपको 5-5 साल का बैन भी करते हैं। अभी क्या हुआ, अभी देखिए इतने साल वहाँ रहे, बच्चे भी बॉर्न हैं, अभी वहाँ की एंट्री बंद होगी। एंट्री बंद होने के बाद लॉस एंजल्स में भी अप्लाई किया, वहाँ पर भी यही आया कि नहीं, आपका वीज़ा पहले भी रिफ्यूज़ है, आपका तो आपने पहले ऑलरेडी अप्लाइड किया हुआ था बेंगलोर से, यहाँ आकर क्यों अप्लाई कर दिया टूरिस्ट वीज़ा में आकर। तो वो भी उनका डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने के बाद इन्होंने फिर अपने कैप्स निकलवाए, किसी अच्छे कंसल्टेंट की राय ली, कोई हमारे जैसे हो गए, हमने भी कोई ओपिनियन दे दिया कि ये इट इज़ ए वेरी गुड स्टैंडिंग एडवोकेट है वहाँ का, कनाडा का, आप उसका ओपिनियन लिए मिले। तो उसके बाद इन्होंने उस जो एडवोकेट ने वहाँ के इनके कैप्स निकलवाए सारे। कैप्स निकलवाने के बाद उन कैप्स को पढ़ने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर आए। आने के बाद इन्होंने फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू वहाँ की कोर्ट के अंदर डाली। उसके अंदर बहुत सारी ग्राउंड्स रखी गई कि मेरी कोई वैसे इंटेंशन नहीं थी, मैं इतने साल वहाँ पर रहकर भी आई हूँ और मेरे बच्चे भी वहाँ के बॉर्न हैं। अभी हमारा वहाँ पर जाना बहुत अर्जेंट था क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन का टाइम था, क्योंकि बच्चे वहाँ थे, टीकाकरण वहीं पे होना था, बच्चों के स्कूलिंग भी सफ़र हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारी डॉक्टर के साथ भी अपॉइंटमेंट थी। ऐसी बहुत सारी ग्राउंड्स रखी जब उन्होंने कोर्ट के अंदर डाला कि बच्चे भी मेरे बॉर्न हैं, हम यहाँ पर हैं। उन ग्राउंड्स को देखते हुए और सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट कचहरियों में क्या चलता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चलता है। विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आपका वीज़ा ऑफिसर कहते कि मैंने वीज़ा नहीं देना है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो कोर्ट कहती है कि ऐसे नहीं चल पाएगा, आप हमें रीज़न बताइए क्या सॉलिड है आपके पास। तो फिर वो जो इमिग्रेशन थी, IRCC, वो कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सॉलिड नहीं दे पाई। दैट रीज़न उन्होंने क्या किया, इनको वो टूरिस्ट वीज़ा वो ग्रांट कर दिए, मतलब उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू थी वो अलो हो गई। तो अभी वो बेचारे वहाँ पर पहुँच गए, पहुँचने का फिर दोबारा आए हैं, फिर अभी फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं वहाँ पर USA के अंदर, सॉरी कनाडा के अंदर। और इस टाइप की हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। तो मैंने फिर बताया ये केस मैंने आपको क्यों आप तक लेकर आया हूँ। एक तो ये देखकर चलिए कि कनाडा के अंदर जो PR की सिचुएशन देख लीजिए, 2006 वाले को PR नहीं मिल पाई, पता नहीं ये आप नालायक थे जिनका केस है या क्या कारण रहा है। 2006 से लोग कहते हैं PR बहुत जल्द मिलती है। जिस भी बच्चे ने वहाँ पर जाना है, सीरियसली पढ़ना है, अपने पॉइंट गेन करने हैं और PR लेने की एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करने की कोशिश करनी है। दूसरा, इस जो जजमेंट का है, जो मैं कोर्ट केस या केस स्टडी बना रहा हूँ, उसका कारण क्या है कि अगर आपका वहाँ का 5 साल का बैन लग भी चुका है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या एप्लीकेंट हैं, तब भी आप कोर्ट में फ़ाइट करके अपना जो बैन है 5 साल का वो भी रिमूव करवा सकते हैं और अपना वहाँ का वीज़ा भी ले सकते हैं अगर आप जेन्युइन हैं। हाँ, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश की है तो तब ये ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं उन बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ जिन बच्चों का बैन ड्यू टू दैट रीज़न लगा है कि आपने अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन नहीं की, दैट रीज़न उन्होंने बैन कर दिया, या USA का रिफ्यूज़ है या व्हाट्सएवर कंट्री का था, उनके चांसेस हैं दोबारा वीज़ा मिलने के भी और साथ में उनका बैन भी रिमूव हो सकता है। बट उन लोगों के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं जो लोग मतलब रहते ही नहीं हैं, जो लोग फेक डॉक्यूमेंट लगाकर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका कनाडा का किसी भी टाइप का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ है और इवन बैन भी लग चुका है, आप मेरा एक बार ओपिनियन लीजिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवन अगर आप जेन इनटेक के लिए कनाडा में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तब भी हमारे पास लॉट ऑफ वहाँ के ऑप्शंस हैं और क्राउन इमिग्रेशन के पास वहाँ पर मोर देन 100 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है
कि अगर आप डेली इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालता हूं, तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो लगी हुई बेल है उसको ज़रूर पुश करें ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए जो भी वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर डालूँ। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।